गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सॉलिड का और सारे अलग अलग किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में चलिए शुरुआत करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, क्या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग को ये पढ़ना है सॉलिड स्टेट में कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है और पूरा का पूरा लैटिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस। अगर मान लीजिए कि हम कई सारे पॉइंट्स को अरेंज कर दें एक लाइन से, इस तरीके क्लासिफिकेशन एक बार हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। ठीक, अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दें पॉइंट्स को तो एक हमारा एक स्ट्रक्चर ही बन जाता है। अब इससे हमको देखने में ये मिल रहा है क्या कि जितने भी पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट है इन सब को हम क्या ट्रीट करेंगे, या तो एक एटम ट्रीट करेंगे, या तो एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, या तो आयन ट्रीट करेंगे। इस तरीके से ये एटम भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये एक तरीके से सर्कुलर स्फीयर है। ठीक है, और जिनके केवल सेंटर ही बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा हम स्फीयर बनाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री बनाने में हमको थोड़ा डिफिकल्टी है। ठीक, तो इसलिए एक पॉइंट मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर वो कैसे ट्रीट होंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम समझना चाहें तो ये पॉइंट नहीं, ये है क्या, ये पूरा का पूरा एक एटम है, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, या फिर कोई एक आयन है, या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको ट्रीट कैसे करेंगे, एक स्फीयर है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक, तो स्फीयर है। अब जो ये स्फीयर है इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मान लेते हैं तो इसमें अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री बनेगी, अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। अब ये कैसे बनेगी इसको देखते हैं। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट हमको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा अरेंजमेंट हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। और जो एक पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये सब अलग अलग पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये पॉइंट है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या हो गया, ये लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी एक को हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि एक यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं। उसके बाद यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, इसको यहां से, इस तरीके से एक हमारा ये। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना, ये जो बना है वो क्या है, एक यूनिट सेल। ये जो स्ट्रक्चर बना है एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूनिट सेल। थोड़ा बोल लेते हैं यूनिट सेल। अब दो चीजें हमारे पास निकल के आती हैं, क्या, एक है लैटिस और एक है यूनिट सेल। ठीक, तो अगर यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट करते जाएं, वन बाय वन रिपीट करते जाएं, जैसे मान लीजिए एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, ऐसे करते हुए पूरा रिपीट करते जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा लैटिस हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसी को हम आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर फिर ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ऐसे। इसमें किया गया कुछ नहीं किया गया, बस हमने क्या किया, एक यूनिट आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे ये मेन यूनिट थी हमारी बेस, अगर इसको हम बेस मान लें तो बेस के आगे हमने क्या किया, एक यूनिट आगे चले गए। ठीक, एक यूनिट हमने यहाँ पर राइट में जो है आगे गए तो हमको एक और स्ट्रक्चर मिल गया सेम वैसा ही। अब मान लीजिए कि एक यूनिट लेफ्ट में भी पीछे चले जाते हैं। ठीक,
इधर साइड भी चले जाते हैं, तो हमको क्या होगा, फिर से एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक, ये मिल रहा स्ट्रक्चर, देखिए सेम स्ट्रक्चर हमको फिर से मिल जाएगा। तो अगर हम राइट में जा रहे हैं तो भी वही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, लेफ्ट में जा रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। और जो बेस यूनिट है हमारी, ये बेस यूनिट अगर इसको मान लें, इसको अगर बेस यूनिट मान लें, तो हम लोग राइट साइड जाएंगे और किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो सेम यूनिट जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट ब्रिक है। जैसे मान लीजिए अगर बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एक सेल होता है। और अगर कई सारे सेल को मिला दिया जाए तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर के टिश्यूज बना देते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना देते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और उस तरीके से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो यहां पर भी वही सेम पॉइंट है, क्या कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो है यूनिट सेल। अब कई सारे यूनिट सेल को अगर अलग-अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे, फैलाते जाएंगे या उसका एक्सपेंशन होता जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लैटिस। अब जो यूनिट सेल है उसमें जो अलग-अलग पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट को क्या लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉलिड किस टाइप का है। आयनिक सॉलिड है तो आयंस हो जाएंगे, मेटालिक सॉलिड है तो मेटल्स हो जाएगा, कोवैलेंट सॉलिड है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अलग-अलग पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब जो है लैटिस की सीधे-सीधे डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर कई सारी यूनिट सेल को हम लोग अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, लैटिस। पूरा का पूरा हमको लैटिस प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि एक हमको यूनिट सेल मिल गया। ठीक, अब यूनिट सेल को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे कि वो जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल जो है वो दो टाइप से डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव और दूसरा क्या आता है, सेंटर्ड। सेंटर्ड, ठीक है। अब प्रिमिटिव और इसका नाम सिंपल भी है, और सिंपल, ठीक, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए कि प्रिमिटिव या सिंपल कैसा स्ट्रक्चर है, तो प्रिमिटिव या सिंपल की बात हम लोग अभी करने से पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कि एक क्यूब हम बना दें, ठीक, एक क्यूब हमने बना दिया, और इस क्यूब में एलिमेंट कहां पर है, एलिमेंट है केवल और केवल कॉर्नर। ठीक है, केवल और केवल कॉर्नर। ठीक, एलिमेंट कहां पर है, केवल और केवल कॉर्नर। अब जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग ऑब्जेक्ट, एटम हो चाहे एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, उसको एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्फीयर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रीट कैसे होगा, एक पॉइंट के जैसे। मतलब एक कॉर्नर पे एक एलिमेंट है या एक एटम है, तो यहाँ पर ये इसको फिक्स कर दीजिए, या फिर आप पूरा स्फीयर बना दीजिए या फिर एक पॉइंट बना दीजिए। दोनों ही बात सही है। क्या, या तो एक पूरा स्फीयर बना दीजिए या तो एक पॉइंट बना दीजिए, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी सही है, स्फीयर पूरा बना देंगे तो भी सही। ठीक, अब सेंटर्ड में हमारे पास तीन टाइप के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो आता है वो है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर आता है। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर, फेस सेंटर आता है। वो तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है पिंड सेंटर। ठीक है, अब जो सेंटर्ड है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब जैसे बॉडी सेंटर्ड बोला तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक मिक्स, जैसे बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर रहेगा ऑल कॉर्नर, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब जो सिंपल क्यूब है कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर पर भी रहे। जैसे बॉक्स ले लें हम क्यूबिकल, हर एक कॉर्नर रख दें और उस बॉक्स के अंदर एक रख दें। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड। अब फेस सेंटर में क्या रहेगा, फेस सेंटर रहेगा
कहां पे, ऑल फेसेस प्लस ऑल कॉर्नर, मतलब हर एक फेस पे रहेगा और हर एक कॉर्नर पे रहेगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद इंड सेंटर पे क्या रहेगा, ओनली एट टू अपोजिट फेस, ओनली एट टू अपोजिट फेस प्लस ऑल कॉर्नर, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या कि एंड सेंटर्ड पे दो अपोजिट फेसेस पे रहेगा। जैसे मान लीजिए एक ये सेल, ठीक, यहां पर रख लीजिए, यहां पर एक फेस ये हो गया, इसके अपोजिट फेस ये वाला हो गया, ठीक, या फिर एक फेस यहां रख लीजिए, एक फेस यहां रख लीजिए, ठीक, केवल दो ही पे रहेगा, दो से अधिक पे नहीं रखना, ठीक। और उसके साथ साथ कॉर्नर पे तो रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए, क्या, कि हर एक यूनिट सेल के बारे में, अगर आपको प्रिमिटिव पढ़ना है तो सिंपल क्यूबिक के बारे में जानना पड़ेगा। अब सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर क्या है, एज क्या है, ठीक है, और सेंटर क्या है, इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी सेल जो है वो क्यूबिक ही रहेंगी, ठीक। अभी हम लोग को ज्यादा वेरिएशन नहीं देखना, वो केवल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात हो रही है। क्यूबिक क्या है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, सेंटर्ड में तीन टाइप के हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो है मान लीजिए कि कोई भी अगर एक लैटिस है, तो उसमें यूनिट सेल होगा, ठीक। तो जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। यूनिट सेल मान लीजिए है, यूनिट सेल, तो इसके पैरामीटर्स क्या है, ठीक। अब पैरामीटर्स में तीन चीजें हैं। सबसे पहला आता है इंटर एक्सियल डिस्टेंस, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है इंटर एक्सियल एक्सेस, तीसरा आता है इंटर एक्सियल एंगल, ठीक है। अब इसको इंटर एक्सियल डिस्टेंस को या इंटर एक्सियल एक्सेस को, इसको और नाम से भी जाना जाता है, क्या, एक होता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, ठीक। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफिक लेंथ, और यहां पर क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स, ठीक। ये अलग अलग नाम है हमारे पास, क्या, इंटरएक्सियल डिस्टेंस और इंटरएक्सियल डिस्टेंस और क्रिस्टलोग्राफिक लेंथ, या फिर इंटरएक्सियल एक्सेस और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, या फिर इंटरएक्सियल एंगल या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। अब जैसे कोई भी एक सिंपल क्यूब हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया एक एक्सिस, ये हो गया दूसरा एक्सिस, ये हो गया तीसरा एक्सिस, ये बात क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं पता है सबको, ये कौन सा एक्सिस होता है, इसको x मान लेते हैं, ठीक, ये x एक्सिस है। ये कौन सा हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये z एक्सिस, ठीक। ये अलग अलग एक्सिस हमको मिल गई, ठीक है। अब जो ये एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे, इंटर एक्सियल एक्सिस या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये x y z क्या हो गया हमारा, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, x, y एंड z आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। उसके बाद जो अलग अलग फेस है उसके बीच में एंगल, ठीक, जैसे एक ये y एक्सिस है, इसके बीच में एंगल मान लो कितना हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। इसके बीच में एंगल कितना हो गया, ये बीटा हो गया। इसके बीच में एंगल कितना हो गया, ये गामा, ठीक। तो अलग अलग एंगल जो है इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स, अल्फा
बीटा और गामा, ये हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कोई क्यूब कहां से कहां तक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ये यहां तक गया, फिर ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक। ठीक, ये डिस्टेंस मान लीजिए a है, ये डिस्टेंस मान लीजिए b है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए c। ठीक, तो ये जो पूरी लेंथ है इसकी, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक लेंथ या इंटरएक्सियल डिस्टेंस, इसको इंटरफेसियल डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a b एंड c, ये अलग अलग हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, साफ साफ आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कि जो x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे a, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे b, z एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे c। अब जो कि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन देखा हमने, उसमें मैंने क्या बताया कि हमको पढ़ना किसके बारे में है, क्यूब के बारे में। तो जब क्यूब की बात होगी तो वहां पे क्या कहेंगे हम लोग, फॉर क्यूबिकल लैटिस, क्यूबिकल लैटिस या यूनिट सेल। तो वहां पे क्या बात होगी, वहां पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल है, जिसको हम लोग a ट्रीट करेंगे, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम ट्रीट करेंगे। ठीक, तो वहां पर ये चीजें फिक्स हो जाती हैं, क्या a b c की वैल्यू हम लोग इक्वल कर देंगे, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या कर देंगे 90 डिग्री। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यूनिट सेल कैसा, क्यूबिकल। तो क्यूबिकल के बारे में ज्यादातर चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, आगे चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन हमने देखा क्या कि सेल को, यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या था, सबसे पहला जो पार्ट था वो था प्रिमिटिव या फिर सिंपल, सिंपल यूनिट सेल। ठीक, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग इसके बारे में देखेंगे, क्या प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट, एटम या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिमेंट आर प्रेजेंट only at corners, केवल कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए, ये बन गया हमारा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही बताया जा रहा है कि एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, केवल और केवल कॉर्नर पर। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर, यहां पर, यहां। ठीक, अब टोटल कॉर्नर कितने हैं इसके पास, ये काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, पता होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉर्नर है हमारे पास। ठीक है, अब हर एक कॉर्नर पर जो शेयरिंग होती है वो कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर अलग अलग एक्सिस डिफाइन हो रही है, ये x हो गई, इसके बाद ये कौन सी हो जाएगी, ये y हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, ये z एक्सिस हो जाएगी। ठीक, और सबकी डिस्टेंस क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस सारी सेम है, क्या है कि a है, ये भी a है, और ये भी सारी डिस्टेंस सेम है। तो ये एक तरीके से क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो गया, जो कि इसके अंतर्गत आता है वो है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, जहां पे एटम कहां प्रेजेंट है, केवल और केवल कॉर्नर पे। ठीक है, इसकी बात क्लियर है। अब इसके बाद जो है
सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल इसके पास कॉर्नर कितने हैं, ठीक। तो टोटल कॉर्नर हमको दिखाई दे रहे हैं 8 और हर एक कॉर्नर पे शेयरिंग कितनी होती है 1/8 पार्ट, ठीक। कितनी होती है 1/8 पार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या, टोटल 8 कॉर्नर्स, टोटल 8 कॉर्नर्स, ठीक। टोटल 8 कॉर्नर है यहाँ पर और ईच कॉर्नर शेयर 1/8 पार्ट ऑफ एटम। मतलब हर एक कॉर्नर जो है 1/8 भाग जो है वो शेयर करता है। मतलब इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट कहां हो जाएगा, इनसाइड द लैटिस में यूनिट सेल, ठीक। और बाकी 7/8 पार्ट क्या रहेगा आउटसाइड द यूनिट सेल, ठीक है। तो 1/8 पार्ट क्या है ये अंदर है, ठीक। और बाकी जो 7/8 पार्ट है वो क्या है बाहर है, ठीक है। अब ये बात कैसे आप लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक हम स्फीयर ले लें, ठीक है। तो एक स्फीयर को आप किस तरीके से काटेंगे, देखिए बता रहा हूं। एक आप स्फीयर लीजिए, स्फीयर के 4 हिस्से कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर लेते हैं, रुकिए स्फीयर बना, चलिए। अब जैसे हम लोग को जो है ये बॉल देख रहे हैं, ठीक है। एक बॉल है, अब बॉल में इसके हम कैसे अलग अलग पार्ट करते हैं, ठीक है। एक जो लाइन है ये पूरी ऐसे ड्रा है, तो इसका मतलब अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो ये लाइन ड्रॉ करने से हमको ये पता चलेगा कि ये जो बॉल है उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तब उससे हमको क्या पता चलेगा, अब इससे ये पता चल रहा है कि इस बॉल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे एक, ऐसे और एक ऐसे, तो इसको ड्रॉ करने के बाद एक जो पार्ट है वो कितना रहेगा, इसको अगर हम 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें, इसको फिर 5 कहना पड़ेगा नीचे वाले को, 5 6 7 और 8 हुआ। मतलब अगर इसके अलग अलग पार्ट किए जाएं तो ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए पहला पार्ट ये रहा 1, पहला पार्ट 1 है, फिर 2 इधर साइड, फिर उसके बाद ये 3 हो गया, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, फिर इसके बाद ये 5 हो गया नीचे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो टोटल मिलाकर के 8 पार्ट में ये डिवाइड हुआ। अब जो कि ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल है, ये बॉल है। 8 पार्ट में अगर डिवाइड हुआ तो एक पार्ट जो अंदर है, इतना ही पार्ट क्यूब के अंदर रहेगा, एक पार्ट। मान लीजिए यही पार्ट जहां 1 लिखा है, इतना ही पार्ट अंदर रहेगा और बाकी पूरा पार्ट क्या रहेगा बाहर, ठीक। तो इस स्फीयर का जो एक भाग है ये क्यूब के अंदर रहेगा और बाकी सभी पार्ट कहां रहेंगे बाहर रहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब एक कॉर्नर पे शेयरिंग कितनी होगी, अंदर 1/8 पार्ट रहेगा और बाहर क्या रहेगा 7/8। ये बात क्लियर है। चलिए अब इस बॉल का हम खत्म हो गया। अब जो है साफ साफ पता चल रहा है कि एक कॉर्नर पे कितना शेयर होता है 1/8 पार्ट, बाकी 7/8 बाहर, वो दूसरे कॉर्नर शेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर कह दिया गया टोटल 1/8 पार्ट शेयर होता है, अब अगर हम ये कैलकुलेट करें कि कितने एटम होंगे इसके अंदर, ठीक है, कितने एटम होंगे इस क्यूब के अंदर, मतलब क्या यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी बाउंड्री दिख रही है आपको इसके अंदर कितने एटम होंगे, ठीक है। बाहर की बात नहीं करते हम लोग, कितने अंदर एटम होंगे इसकी बात करते हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट, तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो अगर कैलकुलेट करना चाहें हम लोग तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल और प्रिमिटिव
प्रिमिटिव यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे 1/8 पार्ट, एक कॉर्नर शेयर कर रहा है और टोटल हमारे पास कॉर्नर कितने हैं 8, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, आ गया हमारा कितना आंसर 1। इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट रहेंगे या टोटल कितने एटम रहेंगे या टोटल कितने आयन रहेंगे या टोटल कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल मिलाकर के एक एटम या एक आयन या एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक। 1/8 यहां पर, 1/8 यहां पर, 1/8 यहां पर, 1/8 यहां पर, हर जगह 1/8 पार्ट है, तो टोटल मिलाकर के 1 पार्टिकल जो है ये यहां पर ऑक्यूपाई करता है सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में। इतनी बात आप लोग क्लियर हो जा रही है यहां से। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगर बात करें क्या कि एक एलिमेंट जो है जैसे एज लेंथ है, ठीक है, ये एज लेंथ है। अब एज लेंथ ए के बीच में और ये जो स्फेरिकल एटम ऑक्यूपाई करता है इसकी रेडियस के बीच में रेडिएशन है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में जो ये एज लेंथ है ए हमने जो माना है, इस जो क्यूब की पूरी साइड है ए और जो ये स्फीयर है, अभी तो मैंने इसको छोटा बनाया, अभी क्या करेंगे जब इसका रियल अरेंजमेंट देखेंगे तो वहां पर ये पूरा क्या होता है हाफ पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और जब हाफ पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगा तब हम उसके बीच की डिस्टेंस क्या ए एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन निकालते हैं, ठीक। तो पहले आप इसको इतना नोट करिए तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब जैसे कि ये बता हुआ है, ठीक। अब अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, और निकालना चाह रहे हैं रिलेशन between what edge length a, क्यों, क्योंकि हर एक साइड की डिस्टेंस हमने ये मानी है, एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक। रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और एज लेंथ के बीच की रेडिएशन हमको निकालनी है। अब मान लीजिए कि इसको अगर हम अभी तो हम 3D में देख रहे हैं, तो 3D में वो स्फीयर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे बनाएंगे 2D में कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये, ठीक है। इसको हमने आपस में टच करा दिया, ठीक। ये इसका सेंटर मान लीजिए ये है और इसका सेंटर, दोनों इक्विवेलेंट स्फीयर है, वैसे लग नहीं रहा है इक्विवेलेंट, थोड़ा ये वाला बड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो हाथ से बनाया गया है, ठीक है। अब अगर गोला प्रकाश बनाया गया होता तो अच्छे से होता। अब क्या करना है, इसको यहां से इसको मिला, ठीक, यहां से इसको मिला दिया। अब ये बताओ अगर ये लेंथ एच ए, मान लो ऐसे, इसको यहां पर कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहां हटा दीजिए, अब पूरा बन जाएगा आराम से, बस देखते रहिए कैसे। इसको बनाना बहुत सिंपल है, ठीक। बस जो बीच में पॉइंट है इसको पॉइंट उठाना, देखिए अभी सारे डिस्टेंस हमारे बन चुके, ठीक। अब क्या करना है, एक जो है ऐसे बनेगा, ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा, ये अलग अलग हमारे स्फीयर बन रहे हैं।
देखिए अब अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कीजिए यहां पर देखिए आधा ये वाला डिस्टेंस जो है ये पॉइंट है, अगर इसको हम एक स्फीयर का एक पार्ट मान लें, अब जैसे कि हमको पता है 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है, तो यहां से एक सेक्टर मान लें, अगर इसको एक सेक्टर मान सकते हैं सर्कल स्फीयर का या सर्किल का सेक्टर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मान लो ये एक स्फीयर था, इसका एक पर्टिकुलर सेक्टर हमने काट करके यहां से यहां ये लगा दिया, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस r होगी, ये भी डिस्टेंस r होगी, तो ये डिस्टेंस हम लोग r ले सकते हैं, ये डिस्टेंस हमारी हो गई r, ठीक। सेम वही पार्ट यहां पर, ये भी एक सेक्टर है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर एक सेक्टर है स्फीयर का या सर्किल का, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा r, बताइए ये बात समझ में आ रही है। सेम चीज यहां पर है क्या, कि अगर हम इसको 2D में बना के देखते, 2D में बना के देखते तो भी हमको ऐसे ही दिखता, बताइए कुछ नहीं करना है, यहां से एक और स्फीयर जोड़ दीजिए ऐसे और यहां से एक और स्फीयर, यहां से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये क्यूब है और क्यूब के बीच की जो लेंथ है ये पूरी a है, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस r हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी r हो जाएगा। तो यहां से साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा क्या कि r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं a, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हैं r की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई, मतलब रेडियस ऑफ द एलिमेंट या रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाफ ऑफ एज लेंथ, या कह सकते हैं या डायमीटर ऑफ द स्फीयर इक्वल टू एज लेंथ। क्यों, डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक रिलेशन और लिख देते हैं d = a। तो यहां से साफ साफ हमको क्लियर हो गया कि सिंपल क्यूबिक में कैसा अरेंजमेंट होता है, सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहां पे इस जगह पर एलिमेंट आपकी पाई है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर, यहां पे हमने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, अब यहां पर ही बना सकते हैं, लेकिन क्या अंदर वाला पार्ट है इसको भी बना लेते हैं, चलिए यहां पे भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, उसके बाद यहां पर भी होना चाहिए, ठीक। तो अंदर भी इसकी ऑक्यूपाई, अंदर भी, तो ये पूरा स्पेस क्या दिख रहा है हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया गया है, कहां पर, कॉर्नर पे। तो इसके बीच में जो रिलेशन आया है वो क्या आ गया, r = a/2, ठीक। चलिए अब इसको नोट करिए, तो हम एक नया टर्म जो आता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब जैसे कि बताया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा टर्म है हमारे पास अगला, इसी सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है, प्रिमिटिव सेल की ही बात चल रही है, तो हम लोग अब इसके बारे में क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जैसे कि यहां बताया गया है क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग, या फिर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ऑन अ particular स्फीयर, ठीक। मतलब एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5, तो एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, मान लीजिए स्फीयर की अगर बात करें तो यहां पर कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, एक इधर से इधर से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, अब सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर था हमारा बॉडी प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें कहां से हम लोग पता करेंगे कितना इसका वैल्यू है, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या वैल्यू है, चलिए इसकी बात करते हैं।
ठीक, ये एलिमेंट दिख रहा है आपको। चलिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट इधर है, ठीक, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, तीसरा यहाँ पर हो सकता है, चौथा यहाँ पर हो सकता है, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर और आठवां यहाँ, ठीक है। एक एलिमेंट हमने ये बना दिया, ठीक, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा हम इस क्रिस्टल को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक, तो आगे अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट लगा सकते हैं, एक एलिमेंट टच करेगा, यहाँ पर भी एक एलिमेंट लगा सकते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर टच करेगा, और यहाँ पर भी एक एलिमेंट लगा सकते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा शेड करते हैं, ठीक, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको थोड़ा शेड कर दे रहे हैं, ठीक, ये कितने एलिमेंट से टच कर रहा है अगर आप देख करके बताएं तो 1-2 मिनट का समय लीजिए, आप देखिए, उसके बाद बताइए कितने एलिमेंट इसको टच कर रहे हैं। चलिए अब 2 मिनट तो हो गया, अब आप बताइए कि कितने एलिमेंट जो है ये टच कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक जो हमने सेंट्रल एटम बनाया है यहाँ पर, वो कितने एलिमेंट को टच कर रहा है, देखिए पहला एलिमेंट ये टच हो रहा है, ये डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में है, पहला एलिमेंट ये टच हो रहा है, दूसरा एलिमेंट ये इसके कांटेक्ट में है, दूसरा ये टच हो रहा है, तीसरा एलिमेंट ये यहाँ पर कांटेक्ट में है, चौथा एलिमेंट ये यहाँ पर कांटेक्ट में है, ठीक, पांचवा एलिमेंट यहाँ पर कांटेक्ट में है, और छठा एलिमेंट यहाँ पर। अगर बात की जाए यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट टच हो रहे हैं तो क्या दिख रहे हैं हम लोग, कितने दिख रहे हैं, साफ साफ देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट जो है यहाँ पर टच हो रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पर जो है टोटल 6 एलिमेंट जो है एक दूसरे से यहाँ पर टच हो रहे हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर है। देखिए टोटल ये मेन एलिमेंट था, ये कितने एलिमेंट टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट, सिंपल क्यूबिक, ठीक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक जो सेंट्रल एटम था वो कितने एलिमेंट को टच कर रहा है, वो बोल देंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ये साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा। कैसे, अगर हम सिंपल क्यूबिक बनाते हैं तो उसके आसपास कितने एलिमेंट आ सकते हैं, उसके आसपास आ सकते हैं 6 एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो 6 एलिमेंट को टच कर सकता है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने एलिमेंट को टच कर सकता है, 6 एलिमेंट। इतनी बात क्लियर है सभी को, ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे कि अभी थोड़ा हम आगे चलेंगे, जब तीनों क्लासिफिकेशन नंबर हो जाएगा, कैसे, इसके बाद जो आता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और रिंग सेंटर्ड। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। अभी जैसे कि हमने बनाया था स्फीयर्स की लाइन, एक लाइन बना दिया था, तो वो क्या था, 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन होती है, तो उस स्फीयर्स ऑफ जो लाइन बनी हुई थी उसमें एक पर्टिकुलर स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा था, तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2। अब उसी तरीके से अलग-अलग रीअरेंजमेंट करेंगे, 2 डायमेंशन में करेंगे तो 2 डायमेंशन में हम लोग को एक प्लेन दिखेगा, तो प्लेन में अगर मान लीजिए कई सारे स्फीयर को टच कराते हैं एक दूसरे से, तो 2 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं हमारे, एक तो ए टाइप अरेंजमेंट होता है और एक ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है। उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, उसको देख लेते हैं बस। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया ए, फिर ये ए, इसके नीचे हम लोगों ने ए टाइप की लगाया है, ए। अब ये बताइए इस पर्टिकुलर स्फीयर, एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने जो है स्फीयर टच कर रहे हैं, तो यहाँ साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा क्या, कि एक स्फीयर तो ये टच कर रहा है, दूसरा स्फीयर ये टच कर रहा है, तीसरा स्फीयर ये टच कर रहा है, चौथा स्फीयर ये टच कर रहा है। तो हमने जो अरेंजमेंट बनाया ए
ए टाइप का अरेंजमेंट बनाया। जो ए लेयर थी वो है, उसके बाद ए लेयर है, उसके बाद ए लेयर। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है 4। तो ए टाइप अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 4, साफ-साफ दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर स्फीयर को 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। और ये बनाता क्या है, कैसा अरेंजमेंट बनाता है, ये बनाता है रोम्बस बनाता है। या फिर इसको क्यूब भी मान सकते हैं, या फिर इसको अगर 3D मिलेंगे तो क्यूब मान सकते हैं, 2D मिलेंगे तो स्क्वायर मान सकते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट बनाता है, ठीक। अब अगर हम इसी को थोड़ा चेंज कर दें, जैसे हमारा ये ए टाइप अरेंजमेंट हो गया, अब इसको नोट करिए तो इसके बाद हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बता देते हैं। चलिए अब अगर ए बी टाइप अरेंजमेंट बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया ए, ठीक। अब इसके नीचे हम बना देते हैं बी, ये बी बन गया। इसके ऊपर फिर से बना देते हैं ए, और उसके नीचे फिर से हम बना देते हैं बी। तो ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा हो गया ए बी ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ एक सेंट्रल स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, मान लीजिए ये स्फीयर को कंसीडर करें तो इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, साफ-साफ दिख रहा होगा। कहां, एक स्फीयर यहां पर है, ये टच कर रहा है, ये वाला। दूसरा स्फीयर यहां पर टच कर रहा है, ये वाला। तीसरा स्फीयर यहां पर टच कर रहा है, ये वाला। चौथा स्फीयर यहां पर टच कर रहा है, ये वाला। पांचवा स्फीयर यहां पर टच कर रहा है, ये वाला। छठा स्फीयर यहां पर टच कर रहा है। तो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनता है, यहां पे बनता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक। यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और यहां की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने को टच कर रहा है, 6 एलिमेंट को टच कर रहा है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अभी तक हम लोगों ने 2D अरेंजमेंट में दो टाइप देखे, ए टाइप और ए बी टाइप। तो ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब इसी को अगर हम 3D में चले जाएं, 3D में, अब जैसे इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमको बनाना पड़ेगा। अब ये प्लेन दिख रहा है, तो प्लेन किसका एग्जांपल होता है 2 डायमेंशन का, लाइन किसका एग्जांपल होता है 1 डायमेंशन का। और अगर इसी के ऊपर हम और सारे स्फीयर लगाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन जाएगा, जिसका स्टडी हम लोग थोड़ा अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर्ड की, पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा जानकारी हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक स्फीयर टच बाय अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। एक स्फीयर के द्वारा जितने आसपास उसके स्फीयर टच करते हैं उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जो एक्सप्लेनेशन हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने एलिमेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एलिमेंट होता है और शेयर कितना होता है 1/8 पार्ट बस। उसके बाद दूसरा जो चीज हमको पता चला वो पता चला कि रेडियस और जो स्फीयर है उसका रेडियस और उसके साथ साथ जो एज की लेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको पता लग गया। जिसका मतलब क्या आया, r क्या आया a/2 आ गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि हमने बताया एक एलिमेंट पर्टिकुलर कितने एलिमेंट को टच कर रहा है, तो एक एलिमेंट यहां पर 3 3 6 एलिमेंट टच कर रहा है। तो सिंपल क्यूबिक में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। अब ये सारी चीजें कंक्लूड करती हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है सेंटर्ड यूनिट सेल की, ठीक। चलिए अब जो हमारा डिवाइड हुआ था इसमें दूसरा पार्ट वो था सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा था वो क्या है, वो है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड।
तो बॉडी सेंटर्ड को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक आप क्यूबिकल बॉक्स ले लीजिए, हर एक कॉर्नर पे एलिमेंट अरेंज कर दीजिए, प्लस उसके साथ साथ जो बीच में उसका स्पेस बचेगा वहां पे ले जाकर के एक पूरे एलिमेंट को रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम? जो ये अंदर का पार्ट है इसको मिटा देंगे, अंदर का पार्ट है इसको मिटा देंगे। अब जैसे कि बॉडी सेंटर की बात की गई है, तो बॉडी सेंटर में एलिमेंट कहां कहां होते हैं? ये हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। कहां पर? ये होता है कॉर्नर, कॉर्नर प्लस उसके साथ साथ सेंटर, सेंटर। ठीक, तो पहले हम लोग कॉर्नर बता लेते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे कि प्रीवियस बनाया गया था स्ट्रक्चर में वैसे ही बनेगा। ठीक है, बताइए। ये हमारा हर एक कॉर्नर बन गया। ठीक, ये हमने बना दिया कॉर्नर पे जितने भी एलिमेंट थे वो बना दिए। अब क्या करें? कॉर्नर के साथ साथ कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्फीयर पूरा इसी के अंदर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो है एक स्फीयर ऐसे बनेगा और जो अंदर के स्फीयर है उसको हटा दीजिए। अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से क्या कि जो ये रेड वाले एलिमेंट है वो कहां पर है? कॉर्नर पे, और उसके अंदर जो है ब्लैक कलर का स्फीयर रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बना हुआ है वो क्या है? कॉर्नर। ठीक, ये कहां पर है? कॉर्नर पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो एलिमेंट रखा हुआ है ब्लैक वाला वो कहां पर है? सेंटर पर। कहां पर है? सेंटर।
तो इस तरीके से ये कौन सा एलिमेंट हो जाता है, बॉडी सेंटर। अगर इसका सिंपल, ये तो 3D व्यू हो गया, अगर थोड़ा समझने की बात करें, समझने के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ये बना देते हैं पर्टिकुलर ऐसे। तो समझने के लिए जैसे कि बात हमने बताई, एक बॉडी के सेंटर पे बना दीजिए सीधे सीधे, एक पूरा मान लीजिए हो गया, ठीक। और बाकी सारे कहां पर हैं, कॉर्नर। ठीक, बाकी सारे कहां पर हैं, कॉर्नर। तो हर एक कॉर्नर पे हमने अरेंज कर दिया, प्लस उसके साथ साथ एक बॉडी सेंटर पे, मतलब उसके अंदर। तो ये क्या है, ये सेंटर पर है, ये सेंटर पर है, और ये कहां पर है, कॉर्नर पे। अब अगर बात करें इफेक्टिव नंबर उसका क्या है, मतलब इफेक्टिव नंबर क्या होता है, z, इससे इसको डिनोट करते हैं। अब इस पूरे पर्टिकुलर लैटिस या इस पूरे पर्टिकुलर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में या एक क्यूब के to कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या बोलेंगे यहां पर, सबसे पहला पॉइंट जो निकाला जाएगा वो है टोटल नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर, ठीक, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 8 कहां पर है, कॉर्नर पे है, और कितना पार्ट शेयर होता है, 1/8, और टोटल 8 कॉर्नर है, तो यहां पर एक एलिमेंट यहां से आ गया, ठीक। उसके बाद दूसरी बात करें तो सेंटर पे कहां है, सेंटर पर एक ही है, और वो टोटल इसका नंबर भी क्या होता है, 1। तो टोटल अगर नंबर मिला दिया जाए तो टोटल नंबर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर। इसका मतलब टोटल काउंट करें तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आ जाएंगे। कैसे 2 आ जाएंगे, 1/8 पार्ट यहाँ पे होता है, 1/8, और उसका 8 गुना हो जाएगा कि टोटल 8 कॉर्नर है, तो 1 आ गया, और सीधे सीधे एक स्फीयर यहाँ पे दिख ही रहा है, तो 1 + 1 = क्या आ जाएगा, z = 2 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, सीधे सीधे यहाँ से, ठीक। अब अगर z की वैल्यू 2 आ जाती है, नेक्स्ट बात होती है यहाँ पर कि टोटल एक एलिमेंट कितने एलिमेंट को टच करता है, ठीक है, टोटल एक एलिमेंट कितने एलिमेंट को टच करता है, या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, या फिर सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर में क्या डिफरेंस है। सिंपल क्यूबिक जैसे मैंने पीछे देखा, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 आया था, एक एलिमेंट जो है 6 एलिमेंट को टच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो जाता है। कैसे, अगर इस सेंट्रल एटम को कंसीडर करें तो वो सेंट्रल एटम हर एक एलिमेंट को टच कर रहा है, हर एक जितने भी 8 कॉर्नर के एलिमेंट हैं सबको टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक जो सेंट्रल एटम है ये हर एक एलिमेंट को टच कर रहा है, देखिए हर एक एलिमेंट को मैंने टच किया है, कुछ कुछ नहीं टच हो रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट है, तो पर्टिकुलर हाथ से बन नहीं सकता। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि एक एलिमेंट जो है टोटल 8 एलिमेंट टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर बात करें क्या कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, तो पहले आप इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन A and what R। A क्या है, A है क्रिस्टलोग्राफिक लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब अगर ये बात करिए आप कि जो एक स्फीयर है या जो एक एलिमेंट है वो कॉर्नर के अलावा उसके बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक, तो सेंटर का मतलब अगर कंसीडर किया जाए तो वो अगर इसको हम क्यूब कंसीडर करें, क्यूब तो वही है वैसे, तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कहां पर है, उसके डायगोनल पर है, उसके डायगोनल पर है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक क्यूब बना दें, एक सिंपल सा क्यूब बना दें, एक हमने ये क्यूब बना दिया, ठीक है, इसको इससे जोड़ दीजिए, एक ये क्यूब बन गया। अगर मान लीजिए हम कहें कि ये हमको लेंथ चाहिए क्योंकि यहीं पर है पर्टिकुलर स्फीयर,
यहाँ पर है पर्टिकुलर स्फीयर बीच वाला, एक तो कॉर्नर पे यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर है, इस तरीके से है। अब तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर ये डिस्टेंस से बीच की ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक, ये डिस्टेंस इस एज से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये तो a है, ये क्या है, a है, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर है, ये भी a हो जाएगा, ठीक। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा a√2। अब ये a√2 हो गई और ये पर्टिकुलर a है, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए अगर इसके बीच की, तो ये एक डायगोनल बन रहा है किसका, क्यूब का, ठीक है। जहां पर ये एटम प्रेजेंट है इस तरीके से लाइन से, अगर इसकी बात कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट यहां पर है, दूसरा एलिमेंट यहां पर है, तीसरा एलिमेंट यहां पर है, आधा पार्ट यहां शेयर हो रहा है, आधा पार्ट यहां शेयर हो रहा है, और ये सेंट्रल एटम है, ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस r, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा r, और इसको जो ये पूरी लेंथ हमारी बन रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब आप सभी को पता होगा कि क्यूब का डायगोनल कितना होता है, क्यूब का डायगोनल कितना होता है, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब इक्वल टू √3 इनटू साइड, √3 इनटू साइड होता है। तो ये डायगोनल अगर मानना है इसको, तो √3 इनटू साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इनटू साइड की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी √3 इनटू a, और इसकी वैल्यू हम लोग लिख क्या सकते हैं, ये टोटल काउंट करके अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4r, क्या हो जाएगी, 4r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4r। तो यहां से हम लोग 4r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 के। ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया स्फीयर का रेडियस और एज का लेंथ, ये सीधे सीधे हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर 4r इक्वल टू √3 है, या फिर ये हम एक और लिख सकते हैं इसको, r इक्वल टू √3a/4, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो यहाँ से जो है हमारा बॉडी सेंटर्ड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता ही दिया, एक एलिमेंट कितने एलिमेंट को टच कर रहा है, टोटल 8, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा। उसके बाद रेडियस का जो रिलेशन है ये हो गया, तो ये हमारा यहाँ से सिंपल क्यूबिक के बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा फेस सेंटर, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर फेस सेंटर पे आते हैं। अब बॉडी सेंटर तो हमारा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर में कहां पर रहेगा, इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कहां पर रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा, प्लस उसके साथ साथ जो है कॉर्नर पे रहेगा, प्लस उसके साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ कहां पर रहेगा, फेस के सेंटर पे, सेंटर ऑफ फेस, फेस के सेंटर पे रहेगा। कहां पे रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा, प्लस उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे रहेगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। अब हम क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक पार्ट हटा दीजिए, जैसे कि पुराना स्ट्रक्चर बना था वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। इसको यहां से जोड़ दीजिए, ये कॉर्नर हो गया, ठीक, ये कॉर्नर हो गया हमारा। अब अगर फेस पे चाहिए हमको, कहां पे चाहिए, फेस पे चाहिए, तो मान लीजिए एक हमारा फेस है, एक फेस ये है, तो इसमें बना देते हैं, ठीक। अब ये कैसे बनेगा, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्पेस पे ऐसे ही, ठीक। और उसके बाद कहां बनेगा, और उसके बाद मान लीजिए अंदर बना सकते हैं, ठीक। तो अंदर ही बना तो है नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो यहां पर बन सकता है हल्का सा, हाफ पार्ट एक यहां दे सकता है,
ये ऐसे, ठीक। तो कैसे बना हुआ है ये ध्यान से देखिए, ये फेस के सेंटर पे बना हुआ है और साथ साथ कहाँ बना हुआ है, क्यूब पर, ठीक। तो सबसे अच्छा अरेंजमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। तो कुछ एलिमेंट कहाँ पर है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर वाला बना देते हैं। और कुछ एलिमेंट कहां पर है, फेस के सेंटर पे है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाले हैं ये कहां पर है, कॉर्नर पे। ये कहां पर है, कॉर्नर पे। और जो ये रेड वाला है ब्लैक लाइन से, ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्पेस, ऑफ द फेस, सेंटर, फेस के सेंटर से। अब अगर बात करें यहां पर कि एक एलिमेंट यहां पर कॉर्नर प्रेजेंट है, हर एक जगह पर कॉर्नर प्रेजेंट है, प्लस उसके साथ साथ यहां पर प्रेजेंट है फेस। अब पिछले वाले में जो है, जो अभी हम लोगों ने बॉडी सेंटर की बात की, जैसे वहां पर z की वैल्यू क्या आ गई थी, वहां पर z की वैल्यू आ गई थी 2, ठीक। अब यहां पर चेक करते हैं z की वैल्यू कितनी आती है, ठीक। अब जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने एक स्फीयर बनाया था, ये स्फीयर है, अगर इसको हम कहें कि ये पार्ट जो है वो क्यूब के अंदर है, ये पार्ट कहां है, क्यूब के अंदर, अगर ये फेस पे प्रेजेंट होता, मान लीजिए कि हमारा क्या है, फेस है, ठीक है, ये फेस है एक, इस फेस पे ये प्रेजेंट है ऐसे, ये दिख रहा है आपको। तो ये बताइए, आधा पार्ट जो है वो ऊपर दिख रहा है और आधा पार्ट फेस के अंदर, मतलब जो क्यूब में शेयर होगा वो पार्ट कितना रहेगा, केवल आधा अंदर रहेगा और आधा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो अगर यहां से देखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, केवल हाफ पार्ट दिख रहा है स्फीयर का, जो कि क्या है, ऊपर है, जो कि क्यूब के अंदर नहीं है, और आधा पार्ट कहां है, वो अंदर है। तो वो पार्ट जो है क्यूब के द्वारा शेयर किया जा रहा है, और बाकी हाफ पार्ट क्या है, वो ऊपर वैकेंट है। तो अगर इसकी बात सीधी सीधी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे हम लोग कि जो फेस सेंटर्ड है, उसमें क्या बात करेंगे, उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉर्नर पे रहेगा, उसके साथ साथ फेस के सेंटर, तो एक सेंटर तो ये, ठीक, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, और अब इसका सेंटर कहां, ये है, ठीक। इस फेस का सेंटर क्या है, ये मान लो, ठीक। तो ये अलग अलग हमारे पास सेंटर हो गए सारे फेस के। तो यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको भी थोड़ा हम लोग सर्कुलर बना देते हैं। तो कुछ एलिमेंट कॉर्नर प्रेजेंट है और कुछ एलिमेंट जो है वो फेस के सेंटर प्रेजेंट है। अब अगर बात किया जाए क्या कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आता है इसमें, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ सिंगल यूनिट सेल, ठीक। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ सिंगल यूनिट सेल, ठीक। कितने एटम आएंगे यहां पर, तो सबसे पहले अगर कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर पे कितना है, वही 1/8 × 8 = 1। अगर फेस की बात करें
तो फेस पे कितना, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या कि हाफ पार्ट शेयर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हाफ पार्ट जो है वो कॉर्नर पे शेयर होता है, ठीक। तो आधा पार्ट अंदर रहेगा, आधा पार्ट बाहर, मतलब आधा पार्ट ही शेयर हो रहा है। कितना पार्ट शेयर हो रहा है? आधा पार्ट। तो अगर आधा पार्ट शेयर हो रहा है तो हाफ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर 1/8 पार्ट शेयर हो रहा था, तो यहाँ पर कितना होगा? हाफ पार्ट। और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं ये हम लोग काउंट करके सीधे सीधे बता सकते हैं क्या, कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो जाते हैं 6। अब इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये क्या आएगा? 3। अब अगर z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 3 = 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल = 4। z की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर? 4। अब कैसे पता करेंगे? साफ साफ हमको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर 1/8 पार्ट शेयर होता है और यहाँ पर क्या शेयर होता है? 1/2 पार्ट। यहाँ पर 1/8 पार्ट शेयर होता है और यहाँ पर 1/2 पार्ट शेयर होता है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो 6 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 आ जाएगा और बाकी उसको ऐड करने के बाद z की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब जो है सिंपल जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका वो क्या है? वो है रेडियस और a के बीच की रिलेशन क्या है। रेडियस a और के बीच की रिलेशन क्या है? तो यहां से अगर साफ साफ देख लें तो यहां से हम लोग को पर्टिकुलर दिख जाएगा क्या कि ये हमारा एक फेस दिख रहा है, एक फेस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये 2r होगा, इसकी वैल्यू 2r हो जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी, ठीक। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r, ये 2r हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी, और ये तो r देखिए, ठीक। अब अगर ये वैल्यू a दी गई है, यूनिट सेल की वैल्यू a दी गई है, इसकी वैल्यू भी a दी गई है, तो ये हमारा क्या बनता है? अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये भी a है ये भी a है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको हम लोग a भी कह सकते हैं, एक स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं r और a के बीच का रिलेशन क्या है। चलिए अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन r एंड a। रिलेशन बिटवीन r एंड a। r और a के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? तो सीधे सीधे यहां से दिख रहा है कि 4r = 2√2a। ऐसे एक स्फीयर ऐसे बना लीजिए, एक स्फीयर ऐसे बना लीजिए, एक स्फीयर ऐसे बना लीजिए। यहां से लेकर के यहां के बीच की डिस्टेंस आ रही है, यहाँ, ठीक। यहां से लेकर के यहां के बीच की डिस्टेंस आ रही है। अब ये पर्टिकुलर क्या था हमारा? इसकी वैल्यू r हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2r हो जाएगी, इसकी वैल्यू r हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस क्या थी? ये डिस्टेंस थी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ये होता है √2 * साइड। ये होता है √2 * साइड। अब साइड की वैल्यू हमको पता है, साइड की हमने वैल्यू क्या ली है? साइड की वैल्यू ली है a, ये ली है। तो और ये टोटल वैल्यू क्या दिख रही है हमको? r + 2r + 2r, ये हो जाएगा 4r। तो यहां से हम लोग अगर इस रिलेशन को देखें तो यहां से हमको क्या दिखेगा? यहां से दिखेगा 4r = √2a, या फिर r = √2/4a। यहां से अगर √2 कैंसिल करना चाहें तो √2 / √2 * √2 और ये हो जाएगा। एक √2 यहां से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा? r = a/2√2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच में? r और a के बीच में। किसके लिए? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए r और a के बीच में रिलेशन क्या है? r = a/2√2, r = a/2√2, r = a/2√2। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब अगर यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है क्या कि अरेंजमेंट के बाद जो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में कहां पे होता है एलिमेंट? सिंपल क्यूबिक में होता है कॉर्नर पर, कॉर्नर पे केवल होता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा आता है सेंटर्ड। सेंटर्ड में 3 पार्ट पढ़े हमने, बॉडी सेंटर्ड और उसके साथ एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो अभी एंड सेंटर्ड हमारा बचा हुआ है, एंड सेंटर्ड भी अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए, फिर एंड सेंटर्ड की बात करते हैं।
चलिए जो चौथा पार्ट हमारा है इसको आखिरी पार्ट मानते हैं, और ये क्या है, इंडसेंटर। अब इंडसेंटर में क्या करना है, इंडसेंटर में जैसे कि मैंने बताया था कि कहां पे होता है, कॉर्नर पे होता है, प्लस उसके साथ साथ टू अपोजिट फेसेस, दो अपोजिट फेसेस। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फेस पे हम स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं। अब सादा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। तो ये सारे कॉर्नर पे हो गया, और कॉर्नर के साथ साथ बताया जा रहा है केवल दो फेसेस पे है, और वो दो फेस कौन से रहेंगे, अपोजिट फेस। तो एक फेस हम लोग यहां मान लेते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर, ठीक। अब अगर सीधे सीधे सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते थे, वो देखते थे z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, वो कैसे निकालेंगे, z का मान क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम in the center unit। तो कैसे निकलेगा, यहां पे कॉर्नर पे कितने हो जाएंगे, कॉर्नर पे हो जाएंगे 1/8 ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो फेस है, अब फेस पे क्या है, हाफ पार्ट शेयर होता ही, ये तो पहले से ही पता है, आधा ऊपर और आधा नीचे, लेकिन केवल दो फेसेस पे है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक कितना हो जाएगा, तो हमारा z की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 1 स्क्वायर। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ रही है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह सकते हैं इसको, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम इन सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। ठीक, अब सीधे सीधे वही रिलेशन फिर से क्या, r और a के बीच का क्या रिलेशन आएगा, यहां पर r और a के बीच का सेम रिलेशन आता है, कैसे ड्रा करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या है, एक स्फीयर यहां पर है, एक स्फीयर यहां पर है, एक स्फीयर बीच में है। फिर से वही बात, क्या, एक स्फीयर ऐसे बनाइए, दूसरा स्फीयर ऐसे बनाइए, तीसरा स्फीयर ऐसे बनाइए, और तीनों को जो है जोड़ दीजिए, ये रिलेशन ये r 2r ये r, ठीक। अभी भी क्या है, वही पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए अभी भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इसकी वैल्यू a ले लिए, इसकी वैल्यू a ले लिए, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल a√2। अगर इसकी वैल्यू में a√2 मान लें, तो 4r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r = a√2, फिर से वही r की वैल्यू a/2। तो जो फेस सेंटर्ड का है वही रिलेशन एंड सेंटर्ड का है, क्यों, क्योंकि जैसे वहां पर फेस रिप्रेजेंट था वैसे यहां पर भी फेस रिप्रेजेंट है, बस अंतर क्या है कि वहां पर हर एक फेस रिप्रेजेंट था और यहां पर केवल दो अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्या कि यूनिट सेल का कैसे हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे। सबसे पहला अरेंजमेंट जो हमारा था वो है सिंपल क्यूबिक, दूसरा हमारा आया सिंपल क्यूबिक के बाद बॉडी सेंटर के बाद आया फेस सेंटर, और फेस सेंटर के बाद आया एंड सेंटर। तो सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे, उसके बाद फेस सेंटर पे सेंटर प्लस उसके साथ साथ कहां पे, फेस के सेंटर पे उसके साथ साथ कॉर्नर पे। एंड सेंटर पे कहां पे आता है, एंड सेंटर पे आता है अपोजिट फेसेस पे प्लस उसके साथ साथ कॉर्नर पे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेंटर्ड यूनिट सेल हैं उन सभी में सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल वो इनबिल्ट है। कैसे इनबिल्ट है, क्योंकि कॉर्नर पे वहां पे पूरा होता था और यहां पर क्या है, सेंटर्ड वाले में हर एक पर कॉर्नर पे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल उसी में इंक्लूडेड है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर रियल में कैसे होता है। अब जैसे थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया यहां पर कि वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा। वन डायमेंशन की बात करें तो सिंगल स्फीयर की लाइन बना दीजिए और एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है वो दो स्फीयर को टच करता है, तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर 2D की बात करें तो 2D में दो टाइप के अरेंजमेंट बताया मैंने आपको। क्या पहला बताया ए टाइप अरेंजमेंट। तो ए टाइप अरेंजमेंट में क्या होता है, एक स्फीयर पर्टिकुलर चार स्फीयर को टच करता है, ठीक। अब अगर उसको हम दूसरा अरेंजमेंट कर दें, क्या ए बी टाइप, वहां पर एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है वो 6 स्फीयर को टच करता है, तो उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर 4 स्फीयर टच करता है तो उसको टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? वहां पर दो तरीके के वॉइड क्रिएट हो जाते हैं। वॉइड क्या होता है? वॉइड होता है होल या एम्प्टी स्पेस, ऐसा स्पेस जहां पर कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो, उसको क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे, उसको कहेंगे होल या फिर उसको कहेंगे वैकेंसी। ठीक, अब ये वॉइड होल वैकेंसी ये कैसे जनरेट होता है? ये जनरेट होता है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग से। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब करेंगे हम, तो वहां पर हमारे दो तरीके के वॉइड जनरेट होते हैं। कैसे? पहला वॉइड जनरेट होता है टेट्राहेड्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वॉइड है, वो जो स्पेस है, वो जो वैकेंसी है, वो अपने आसपास चार अलग-अलग एटम को टच करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब उसी से अगर इधर हम देखें, क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए तीन स्फीयर हम पर्टिकुलर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। स्फीयर हम लगाते हैं किस तरीके से? एक ट्रायंगल के फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए और उसको जो है तीन स्फीयर लगाइए, एक स्फीयर यहां पर, एक स्फीयर यहां पर और एक स्फीयर यहां पर। फिर क्या करेंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाइए। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाइए और उसको कैसे लगाइए? इस तरीके से। ठीक, एक इसको इस तरीके से लगाइए। ठीक, तब जाकर क्या होगा? तब जाकर क्या होगा कि एक स्फीयर हमने यहां पे लगाया, एक स्फीयर यहां पे लगाया, ऐसे एक स्फीयर यहां पे लगाया, एक स्फीयर यहां पे लगाया। अब हम देखेंगे साफ-साफ क्या कि एक स्फीयर अगर यहां की बात करें, ऐसे इस तरीके से, इसको यहां टच करा दें और इसको फिर यहां टच करा दें। ठीक, सेम वही चीज क्या करना है? एक इसको ऊपर से टच करा दें। अब ये ट्रायंगल के अलग-अलग स्पेस हो गए, यहां पर एक यहां पर टच करा दें और एक यहां पर टच करा दें। तो अगर आप देखेंगे कि तीन स्फीयर इस तरीके से रखे हुए हैं और तीन स्फीयर इस तरीके से रखे हुए हैं, तो बीच में अभी भी एक होल बनेगा। बीच में जो होल बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल। क्यों? क्योंकि ये जो होल है वो अपने आसपास 6 स्फीयर से टच कर रहा है। कैसा? एक स्फीयर रेड वाला, तीन रेड वाले हैं और तीन ब्लू वाले हैं। तो जब तीन रेड और तीन ब्लू स्फीयर्स को टच करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल। और अगर मान लीजिए कि हम एक स्फीयर ऐसे रखें, दूसरा स्फीयर ऐसे रखें, तीसरा स्फीयर ऐसे रखें, कभी भी एक वॉइड, एक होल जनरेट हो रहा है। और अगर इसी के ऊपर एक स्फीयर रखें तो एक साइड से तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरे साइड से वो वॉइड खुला रहेगा। जब दूसरे, जैसे कि बोर्ड के अंदर उस तरफ से वो होल खुला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो होल जो है चार अलग-अलग स्फीयर्स को टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहां पर जो वॉइड था वो कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? वो 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जैसे कि अगर थोड़ा और आगे चलें तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है। अगर किसी भी लैटिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसी भी लैटिस में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हो जाएगा वो होता है n, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है वो है 2n। अब ये कैसे n हो गया और कैसे 2n हो गया, इसका प्रूफ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक, अब इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में वॉइड के साथ-साथ और हम लोग क्या चीज देखेंगे? वॉइड के साथ-साथ हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी खत्म होने के बाद हमारे पास केवल दो टॉपिक बचते हैं, वो है बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स और उसके साथ-साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा ये पूरा लेक्चर सीरीज फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग आज करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।